फ्रेंड्स, कृष्णा ग्रुप कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। नया टॉपिक हमारा राधा कृष्णन आयोग, जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, उसकी हमारी सिफारिशें चल रही है। उन्होंने जो हमारी शिक्षा के बारे में, आपकी उच्च शिक्षा के बारे में बहुत सारे अच्छे उन्होंने सुझाव दिए हैं। उसमें आपकी ग्रामीण शिक्षा जो है आपकी, उसके बारे में भी काफी अच्छे सुझाव दिए हैं। आज हम उनके एक नए सुझाव के बारे में पढ़ेंगे कि उच्च ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण विश्वविद्यालय से संबंधित उन्होंने सुझाव कौन से दिए हैं। इसके बाद में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में क्या सुझाव दिया है, स्त्री शिक्षा के बारे में क्या सुझाव दिया है, धार्मिक और नैतिक शिक्षा के बारे में क्या सुझाव दिया है। तो सबसे पहले उच्च ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण विश्वविद्यालयों के बारे में क्या सुझाव दिया है। देखिए, ये पूर्णतः अपना आयोग जो है पूरा भारतीय आयोग है ना। इसके जो अध्यक्ष है राधा कृष्णन आयोग है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है, तो उन्हीं के नाम पर इसको राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। तो बहुत उच्च कोटि के ये विद्वान रहे हैं और टीचर रहे हैं, कुशाग्र बुद्धि के थे। तो यहाँ की जो है समस्याओं को ये भली भांति से समझते थे, जानते थे, और ये जानते थे कि भारत एक जो है वो ग्रामीणों का देश है, गांव का देश है ना। तो अगर भारत का एक पुनर्निर्माण करना है, उसका एक अच्छा भविष्य बनाना है, तो हमें गांव का भी पुनर्निर्माण करना चाहिए। और गांव का पुनर्निर्माण करने के लिए एक शिक्षा को उन्होंने माध्यम बनाया है। जो शिक्षा के केंद्र है, आपके डिग्री कॉलेज है, आपके विश्वविद्यालय है, उनके माध्यम से वो काम हो सकता है। लेकिन इन्होंने देखा है कि ये जो कॉलेज है, ये जो विश्वविद्यालय है, इस कार्य को करने में उतनी स्फूर्ति नहीं दिखा रहे हैं, उतना ये चपलता नहीं दिखा रहे हैं, उतना ये पारंगत नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें कुछ और भी इसमें काम करना पड़ेगा। उन पर कंट्रोलिंग करने के लिए, उन पर प्रशासन करने के लिए, या उनको सलाह देने के लिए, या उनको मार्गदर्शन करने के लिए इन्होंने दो चीजें बताई हैं कि ग्रामीण शिक्षा परिषद और ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना यहाँ पर होनी चाहिए। इसका इन्होंने सुझाव दिया है। तो वो क्या समझते थे, उसके लिए क्या इन्होंने सुझाव दिए हैं, तो ये बता रहे हैं कि प्रत्येक प्रांत में एक ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। एक प्रांत में, यानी एक जो राज्य है उसमें एक ग्रामीण शिक्षा परिषद, रूरल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की जानी चाहिए। और केंद्र में एक ऑल इंडिया लेवल की, ऑल इंडिया रूरल एजुकेशन काउंसिल की, यानी कि अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। अब ये क्या काम करेंगी कि केंद्रीय परिषद जो है ग्रामीण शिक्षा संबंधी नीति का निर्धारण करेगी, और प्रांतीय परिषद क्या करेंगे, उस नीति को जो है अपने प्रदेश के अंतर्गत जो है अपनी आवश्यकताओं, अपनी डिमांड के अनुसार उसमें कुछ संशोधन, परिवर्तन थोड़ा बहुत करके अपनी ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था वहां पर करेंगे। यानी कि जो केंद्र की परिषद होगी वो तो एक शिक्षा का निर्माण करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे कि इस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर बननी चाहिए। और जो आपकी प्रांत की जो परिषद होगी वो उन नीति को जो है अपने यहाँ पर लागू करेगी। अगर उनको थोड़ा सा कुछ उसमें परिवर्तन, संशोधन की महसूस दे रही है, जरूरत महसूस दे रही है, तो उसमें संशोधन कर सकती है। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया है कि ग्रामीण शिक्षा पर होने वाले खर्च को, जो खर्चा वहां पर होगा शिक्षा के ऊपर, टीचर्स की सैलरी के ऊपर, भवन निर्माण है, आपका भवन निर्माण में भी फिर इक्विपमेंट्स है, साज सज्जा का सामान है ना, डेवलपमेंट का सामान है, उसके मेंटेनेंस का जो सामान है, तो उसका जो खर्चे की बात बता रहे हैं, तो केंद्र और प्रांतीय सरकारें जो है संयुक्त रूप से उसको खर्चे को वहन करेगी। दूसरा इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ये नहीं है कि ग्रामीण है वहां पर डिग्री कॉलेज तो है, उनको फिर नगरों में ही जाना पड़े, बड़े बड़े शहरों में ही जो विश्वविद्यालय खोले गए हैं वहीं से उनको एफिलिएशन होना चाहिए, तो वो बहुत दूर हो गए है ना। तो उसके लिए उन्होंने कह रहे हैं कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, और वहीं से ही वो एफिलिएटेड ग्रामीण महाविद्यालय स्थापित होने चाहिए। इन ग्रामीण विश्वविद्यालयों का जो क्षेत्र हो वो एक निश्चित होना चाहिए कि इस क्षेत्र में जो है 10 किलोमीटर के दायरे के या 50 किलोमीटर के दायरे के जो
जितने भी ग्रामीण महाविद्यालय होंगे वो इससे एफिलिएटेड हो सकते हैं। तो प्रत्येक ग्रामीण विश्वविद्यालय के क्षेत्र में छोटे छोटे आवासीय संबद्ध ग्रामीण महाविद्यालयों की स्थापना भी की जानी चाहिए। कुछ डिग्री कॉलेज जो है वो रेजिडेंशियल भी होने चाहिए, उनमें छात्रावास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आगे बता रहे हैं कि एक ग्रामीण महाविद्यालय में, एक ग्रामीण जो डिग्री कॉलेज होगा उसमें 300 से ज्यादा छात्र ना पढ़े वहां पर है, और एक ग्रामीण विश्वविद्यालय और उनसे एफिलिएटेड जितने भी आपके डिग्री कॉलेज होंगे और विश्वविद्यालय है उन सभी में मिलाकर के 2500 से ज्यादा बच्चे वहां पर नहीं होने चाहिए। तो ये एक उसमें क्वांटिटी की बात बताई है जिससे कि एक क्वालिटी मेंटेन वहां पर हो सके। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि प्रत्येक ग्रामीण विश्वविद्यालय और उनसे रिलेटेड जितने भी आपके ग्रामीण महाविद्यालय हैं उनके लिए अलग अलग जो है प्रोफेसर जो है, रीडर जो है, लेक्चर जो है प्रयुक्त होने चाहिए, और वो सभी के सभी जो है वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर होने चाहिए, और जो उनकी योग्यताओं से कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उन सब के लिए जो है, जैसे आपकी प्रयोगशाला है ना, जैसे आपकी पुस्तकालय है, जैसे आपकी चिकित्सालय है, खेल के मैदान है, उसकी व्यवस्था एक ही स्थान पर कर देनी चाहिए। उनके लिए अलग अलग नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत रही है कि जितने भी हम डिग्री कॉलेज जो है वहां ग्रामीण डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं उनमें प्राध्यापक तो अलग अलग हो गए, लेकिन लेबोरेटरी की बात आ गई, खेल के मैदान की बात आ गई, चिकित्सालय की बात आ गई, वो हम अलग अलग से वहां पर नहीं खोल सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि प्रत्येक ग्रामीण विश्वविद्यालय और जो उनका जो उद्देश्य है और जो आपका महाविद्यालय है उनके जो उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को सामान्य शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराना भी होना चाहिए, और उनका समाधान निकालना है, उनका हल निकालना भी उद्देश्य उनका होना चाहिए। सेकंड लास्ट कह रहे हैं कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध जितने भी ग्रामीण महाविद्यालयों में छात्रों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ग्रामीण की जो अलग से डिमांड होती है, उनकी समस्याएं होती है, उनकी आवश्यकताएं होती है ना, उनको जो एक अलग से जानकारी देनी होती है वो जानकारी वहां दी जानी चाहिए। और इनके पाठ्यक्रम में राज्य समाज कल्याण, ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण समाजशास्त्र, सामाजिक इंजीनियरिंग और ग्राम चिकित्सा जैसे विषयों को रखा जाना चाहिए, और ग्रामीण समस्याओं और व्यवसायों की सामान्य जानकारी भी इसमें स्थान देना चाहिए। यह शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र जो है ग्रामोद्धार कार्य में लग सकते हैं। जो ग्राम का उद्धार के कुछ कार्यक्रम होते हैं उसमें वे लगेंगे, क्योंकि वहां से उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है, उस शिक्षा को वे आगे अप्लाई करेंगे ग्रामों में, तो ग्राम का समाज का जो है कल्याण होगा, उद्धार होगा, है हमारा समाज जो है, हमारा राष्ट्र जो है, हमारा राज्य जो है वो एक प्रगति की ओर चलता हुआ दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट जो क्या है कि इन ग्रामीण विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में सैद्धांतिक और प्रायोगिक जितने भी हम शिक्षा देंगे, कार्यक्रम चलाएंगे, उनको 50-50% महत्व उनको दिया जाना चाहिए, उनको 50% महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि सैद्धांतिक पढ़ाते आ रहे हैं, ये नहीं कि व्यवहारिक पढ़ाते आ रहे हैं, तो सिद्धांत तो पढ़ा रहे हैं लेकिन सिद्धांत को फिर प्रयोग भी करना आना चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अब हम देखते हैं विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के बारे में क्या इन्होंने सुझाव दिए हैं। आयोग ने अनुभव किया कि तत्कालीन जो विश्वविद्यालय की जो परीक्षा या एग्जामिनेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है, वो दोषपूर्ण है। उसमें केवल एक जो पढ़ाया जो ज्ञान है उसकी ही परीक्षा होती है, सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान की खासकर ज्यादा जो है तोते ज्ञान जिसको हम कह सकते हैं उसी की परीक्षा ली रही है, जो कि वो अधूरे रूप में ली जा रही है। तो इसलिए इसके लिए इन्होंने सुधार करने की जरूरत महसूस की है। सबसे पहले तो जिनकी निबंधात्मक परीक्षाएं होती है उनमें सुधार करने की जरूरत बताई है, और इसमें कहा कि उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, उसको भी साथ में जोड़ देना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जाएगा तो सारी की सारी जिम्मेदारी उसी की हो जाएगी कि वो एग्जाम को खुद कंडक्ट करे, एग्जाम में किस तरह की परीक्षा कराए, निबंधात्मक परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा जो है वो प्रश्न पत्र बनाना जो है, और उसमें
जो एक विद्वानों की परिषद बनाई जानी चाहिए, वो विद्वान लोग जो है वो परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र बनाएंगे, है ना। तो सारी की सारी जिम्मेदारी, कॉपियों की जिम्मेदारी, उनके इवैल्यूएशन की जिम्मेदारी, वो सारी की सारी उस बोर्ड की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इसमें बताया कि स्नातक और प्रस्नातक दोनों स्तरों पर प्रत्येक वर्ष के अंत में विश्वविद्यालय परीक्षाएं होनी चाहिए, उनमें प्रतिवर्ष उत्तीर्ण भी होना चाहिए। यानी कि एक एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कही है कि प्रत्येक वर्ष के पूरा होने से पहले जो है उनका परीक्षा होनी चाहिए और उसमें प्रत्येक छात्र को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में जो है लिखित, प्रायोगिक और मौखिक तीनों प्रकार की परीक्षाएं होनी चाहिए। प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में जैसे आपका साइंस है, साइंस में भी आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी, बॉटनी है आपकी, तो उसमें कह रहे हैं उसमें लिखित भी होनी चाहिए परीक्षा, उसमें मौखिक भी होनी चाहिए, उसमें आपकी प्रायोगिक परीक्षा 3 स्तर की परीक्षा उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि परीक्षकों का चुनाव जो है सही ढंग से किया जाना चाहिए। जो परीक्षक आते हैं, एग्जामिनर लोग जो आते हैं, उनका जो चुनाव करना चाहिए एक उचित ढंग से करना चाहिए और 5 वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव प्राप्त प्राध्यापकों को ही वो एग्जामिनर बनाने की सलाह दे रहे हैं। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि स्नातक कोर्स के तृतीय वर्ष और प्रस्नातक कोर्स के द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण होने पर क्रमशः तीनों और दोनों वर्षों के संयुक्त प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण श्रेणी प्रदान करनी चाहिए। यानी कि जैसे स्नातक वर्ष है आपका, स्नातक वर्ष जो है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, जो तीनों साल में ग्रेडेड जो एक बन गया मार्क जो आए हैं उनके ओवरऑल, उसके आधार पर जो है उनको डिवीजन दी जानी चाहिए। ऐसे आपका प्रस्नातक है, दोनों साल की परीक्षा देने के बाद में जो उनका ओवरऑल एक रिजल्ट आउट हो रहा है तो उसी में डिवीजन वहां पर दी जानी चाहिए। तो उसमें 70% को ये फर्स्ट डिवीजन मान रहे हैं, 55% को सेकंड डिवीजन मान रहे हैं और 40% को ये थर्ड डिवीजन मान रहे हैं। तो उससे नीचे जो है बच्चों फेल माने जाएंगे। और जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेस प्रदान जो सिस्टम होता है, कृपांक देने की जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को ये उस प्रणाली को समाप्त करने के चक्कर में है, समाप्त करना उसको चाहते हैं कि कृपांक यहाँ पर नहीं देना चाहिए। अब देखते हैं कि स्त्री शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। स्त्री शिक्षा, ये महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे राधा कृष्ण जी, और ये समझते थे कि जिस घर में या जिस परिवार में शिक्षित महिलाएं नहीं होंगी, उस परिवार में जो है पुरुष भी नहीं पढ़ सकते हैं, बच्चे भी वहां पर नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने स्त्री शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य इन्होंने रखा है, उनको सुमाता, एक सुगृहिणी बनाना होना चाहिए। महिलाओं को जब शिक्षा दे रहे हैं तो उनको सुमाता बनाना चाहिए, एक सुगृहिणी बनाना चाहिए, इस तरह के उद्देश्य उनके निर्धारित करने चाहिए। दूसरा ये कार्य है कि स्त्रियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक गृह प्रबंध होता है आपका, गृह प्रबंध, गृह अर्थशास्त्र और पोषण की शिक्षा को स्थान दिया जाना चाहिए। अपने घर को किस तरह से एक मैनेज करते हैं, घर का जो बजट बनाते हैं, है ना, जो मतलब मुखिया होता है परिवार का, वो तो कमा करके लेकर के आता है, वो जो पैसा लेके आता है उस पैसे का बजट जो है पूरे सप्ताह का बनाना है, पूरे महीने का बनाना, जो उसको गृह प्रबंध कहते हैं कि कितने की हमें जरूरत है, किस सामान की जरूरत हो रही है, किसकी हमें अभी जरूरत है, किसकी हम 15 दिन बाद भी ले लेंगे तो जरूरत हमारी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह का गृह प्रबंध होता है। और एक गृह शास्त्र और पोषण जो है, आज जो हमारा खाने पीने का जो होता है, रसोई का सामान जो होता है, उसमें किन किन चीजों को पकाना चाहिए, किन किन चीजों को किस समय खाना चाहिए, है ना, तो वो पोषण की शिक्षा की व्यवस्था बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बता रहे हैं कि उच्च शिक्षा स्तर पर सह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर को एजुकेशन की प्रावधान बताया उन्होंने कि सह शिक्षा इस स्तर पर दी जानी चाहिए। यह अलग अलग महाविद्यालयों के खोलने की बात उन्होंने नहीं की है। और लास्ट में उन्होंने जो है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के बारे में अपने को सुझाव दिए। इससे पहले जो हमारे आयोग बने थे वो हम स्वतंत्र उस टाइम नहीं हुए थे, तो एक स्वतंत्र भारत में क्या उद्देश्य रखे गए हैं नैतिक और धार्मिक शिक्षा के बारे में। उस टाइम तो वो कोई कहता था इनको धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, कोई कहता था इनको धार्मिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हर धर्म की कुछ एक सिद्धांत है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ उनकी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को अगर हम पूरे उसको
उसको समाज स्तर पर उसको ज्ञान दे दे बच्चों को भी, अगर उनकी नॉलेज बढ़ जाए इस बारे में भी, तो जो एक मतभेद है, जो शंका है वो दूर हो सकती है ना। एक दूसरे के धर्म को भी इज्जत देंगे, फिर सम्मान देंगे जब उनके बारे में सही जानकारी में मिल जाएगी। तो उसके बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं? धार्मिक शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातक स्तर पर होनी चाहिए और जरूरी होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर पर भी और उच्च स्तर पर भी ये दी जानी चाहिए। दूसरा बता रहे कि प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रारंभ जो है प्रतिदिन मौन उपासना से होना चाहिए। एक हम मौन उपासना करें, प्रार्थना करते हैं जब हम, तो उसके माध्यम से ही जो है शिक्षा का कार्यक्रम शुरुआत होनी चाहिए। तीसरा कार्य है कि प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातक स्तरों के लिए भिन्न भिन्न धार्मिक पाठ्यक्रम होने चाहिए, यानी एक ही पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए भाई, प्राथमिक में वही है, माध्यमिक में भी वही है, थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। और जो स्नातक स्तर का जो कोर्स है उसमें क्या क्या पढ़ाना चाहिए, इन्होंने बताया कि जो प्रथम वर्ष है, प्रथम वर्ष में जो आपका गौतम बुद्ध है, कन्फ्यूशियस है, जोरोस्टर है, सोक्रेटिस है, ईशा है, शंकर है, रामानुज, माधव, मोहम्मद जो है, कबीर, नानक और गांधी की जीवनियां पढ़ाई जानी चाहिए। और द्वितीय वर्ष में जो है विभिन्न धर्म के आधारभूत सिद्धांतों का आदर पूर्वक अध्ययन कराया जाना चाहिए। गीता है, धर्मपद है, गुरु ग्रंथ है, कुरान शरीफ है, बाइबिल है, जिन अवेस्ता के चुने हुए अंशों को अध्ययन कराया जाना चाहिए। और तृतीय वर्ष में जो है स्नातक के जो है धर्म दर्शन की मुख्य समस्याओं का ज्ञान कराया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने धार्मिक और नैतिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से छात्रों हम देखते हैं कि इन्होंने जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो हमारा गठित किया है, उन्होंने पूरी शिक्षा के बारे में बहुत ही अच्छे जो है, बहुत ही कामयाब जो है सुझाव उन्होंने दिए हैं, और उन कामयाब सुझाव को सरकार ने आगे माना भी है, और उन सुझाव के आधार पर फिर हमारी आगे की शिक्षा चली हुई है। तो चलिए